स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, दूध का जला हुआ लोग छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं। और ये कहावत आजकल कांग्रेस पे बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को गोवा का रणनीतिकार बना करके भेज दिया है। और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, उसी पर मैं आज चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की ज़रूरत होती है। जिस भी पार्टी या जिस भी गठबंधन को 21 सीटें मिल जाएगी, वो आराम से गोवा में सरकार बना सकती है। अभी 2022 में गोवा का चुनाव हो रहा है और 14 तारीख को गोवा में वोटिंग हो रही है। और इस बार गोवा में कई सारी राजनीतिक पार्टियाँ शिरकत कर रही हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, इसके बाद शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन भी गोवा में चुनाव लड़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ निर्दलीय भी इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले 2017 के विधानसभा के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। 2017 में, आज से ठीक 5 साल पहले वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। और उस चुनाव में क्या हुआ था कि उस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 21 सीट, वो 21 सीट किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी। ना तो कांग्रेस को मिली थी और ना ही बीजेपी को मिली थी। लेकिन कांग्रेस वहाँ पर ज़रूर बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी। कांग्रेस को उस समय में 2017 में 17 सीटें वहाँ पर मिली थी और उनको बहुमत के लिए सिर्फ 4 सीटों की दरकार हुआ करती थी। अगर 4 सीट कांग्रेस अगर उपाय कर लेती, अगर किसी भी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी में शामिल कर लेती या फिर किसी निर्दलीय को जो भी जीते थे उनको अगर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती, तो आराम से कांग्रेस की सरकार गोवा में 2017 में बन जाती। उस समय में क्या था कि गोवा में कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह गोवा के प्रभारी हुआ करते थे और उन्हीं पर पूरा दारोमदार था सरकार बनाने के लिए। लेकिन दिग्विजय सिंह सरकार बनाने में दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखलाया। मतलब जिस तरह से वहाँ गोवा में रिजल्ट आया और कांग्रेस बड़ी पार्टी बन करके उभरी, उस तरह से उनको तुरंत एक्टिव होना चाहिए और एक्टिव होकर के उनको सरकार बनानी चाहिए। तो वो दिग्विजय सिंह एक्टिव नहीं हुए। लेकिन बीजेपी के पास 13 सीटें थी और उनको बहुमत के लिए 8 सीटों की दरकार थी। यानी कि बीजेपी अगर 8 सीटें और जुटा लेती तब वो आसानी से 21 के आंकड़े को छू लेती और सरकार बन जाता। तो बीजेपी के जो वहाँ पर प्रभारी थे, उन्होंने बहुत ही एक्टिवली, जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ वैसे ही बहुत ही एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के साथ ही उन्होंने कई सारे एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल करवा करके और 2017 में बीजेपी की सरकार वहाँ पर बना ली। यानी कि गोवा में मैंडेट तो वैसे किसी को नहीं मिला था, लेकिन बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी कांग्रेस, 17 सीटें मिली थी और उनको बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 4 सीटों की ज़रूरत थी। 4 एमएलए अगर वो उपाय कर लेते तो उनकी सरकार आराम से बन जाती है। लेकिन वहाँ पर दिग्विजय सिंह एक्टिव नहीं हुए। लेकिन बीजेपी के साथ देखिए, बीजेपी को 13 सीटें मिली थी और उनको बहुमत के लिए 8 सीटों की दरकार थी और बीजेपी ने बहुत ही कम समय में 8 सीट को पूरा कर लिया, 8 एमएलए को पूरा करके और वो सरकार बना लिया वहाँ पर। ये जो घटना हुआ, इस घटना के बाद कांग्रेस के आलाकमान काफ़ी गुस्से में था और उसके बाद उन्होंने दिग्विजय सिंह को वहाँ से हटा दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया प्रभारी पद का। इस घटना को देखते हुए अभी जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसीलिए कांग्रेस एक्टिव हो गई है। और एक्टिव होने के पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस समय तो क्या था कि कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टी थी, लेकिन अभी क्या है कि 4-5 पार्टियाँ वहाँ पर हो गई हैं। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी अकेले लड़ रही है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, इसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी भी वहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है, इसके बाद एक गठबंधन है शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन जो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतनी सारी पार्टियाँ वहाँ पर गोवा में चुनाव लड़ रही है और गोवा में मात्र 40 सीट है, मैंने बताया था, और सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की ज़रूरत है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी और वैसी स्थिति में अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी सरकार बन सकती है। और कई सारे एक्सपर्ट हैं जो गोवा से हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि वहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और हो सकता है कि उसकी सरकार बन जाए। लेकिन अभी ये बहुत पहले की बात है। अभी तो वैसे 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसके बाद 10 मार्च को गिनती होगी, तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को वहाँ पर बहुमत मिला या फिर बहुमत के लिए किसी को और सीटों की दरकार है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस ने पी चिदम्बरम को अभी इसलिए भेज दिया है कि अभी से वो वहाँ पर रहेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे और जब भी इस तरह की नौबत अगर आएगी तो पी चिदम्बरम
2017 में जो घटना हुई थी कांग्रेस के साथ, उस घटना को नहीं दोहरा करके और वहाँ पर सरकार बनाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। इसीलिए कांग्रेस ने पी चिदम्बरम को चुनाव की जैसी शुरुआत हुई वैसे ही उन्होंने गोवा में उन्होंने भेज दिया वहाँ का रणनीतिकार बनाने के लिए। और वो पहली बार गोवा पहुँचे हैं, मतलब इस भूमिका में कि वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति अगर आएगी तो सरकार बनाने में वो भूमिका निभाएंगी। तो देखिए, अब 14 फरवरी को गोवा में वोटिंग होगी, एक ही चरण में वहाँ पर वोटिंग होनी है, और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। तब ये पता चलेगा कि गोवा की जो सरकार है वो किस पार्टी को या किस गठबंधन को वो चुनती है। उस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।